नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को लेकर हम हाजिर हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का शंखनाद किया, तमाम सियासी पार्टियां गर्मजोशी के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़ी। शनिवार को मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही देश भर की फिजा में लोकतंत्र के महापर्व की धूम सुनाई और दिखाई दे रही है। जहां एक ओर चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने रैली कर जनता का विश्वास मांगा, तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग भी कमर कसकर तैयार है। इन सभी गतिविधियों पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसकी पल पल की जानकारी हम आपके लिए बड़े ही विश्वसनीय और सटीक तरीके से आप सभी के सामने लेकर आए हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनादेश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु से भाजपा के चुनाव प्रचार का किया आगाज। तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी के नेता भी रैली में हुए शामिल। विकसित भारत, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार के नारे को किया बुलंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में रैली का आयोजन। इंडी गठबंधन के बड़े नेता हुए शामिल। लोगों से भारी बहुमत से जिताने की अपील। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख बदली। 4 की जगह 2 जून को होगी मतगणना। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना की तारीख में नहीं किया गया कोई बदलाव। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश किए जारी। अधिकारियों से वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने को कहा। शिकायतों को निपटाने के लिए एक कॉल सेंटर किया स्थापित। और आइए अब शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उनके साथ एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी मौजूद रहे। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने तेलुगु से करते हुए लोगों को नमस्कारम से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार पूरा देश 400 पार का नारा लगा रहा है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में उमड़ा ये जनसैलाब दक्षिण भारत में एनडीए की दमदार मौजूदगी दिखा रहा है। भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के लाखों कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरे हुए थे। आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट करेगा, इसलिए एनडीए में जोश भी दोगुना दिखाई पड़ता है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। 4 जून को 400 पार का नारा देते हुए पीएम ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। पीएम ने एनडीए में सबको साथ लेकर चलने का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन के विरोधाभासों पर भी जोरदार कटाक्ष किया। लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम ने अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। एक दशक में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम ने आंध्र के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के केंद्र के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
कांग्रेस पर आंध्र के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने वालों का सम्मान करता है। पीएम ने कहा कि आंध्र की जनता राज्य सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। एनडीए की इस विशाल जनसभा को टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को सराहा और इन चुनावों में एनडीए की जबरदस्त जीत का विश्वास जताया। इस दौरान राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार भी लगातार निशाने पर रही। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की जो वानगी है वो नजर आ रही है और साफ तौर पर लगातार जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं वो यहां पर रखे जा रहे हैं और लोगों को एक बार फिर भी वहां पर लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर अपना मतदान करने की अपील भी आगे की जा रही है। चलिए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आज जो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा रहा कितना खास रहा और साफ तौर पर चुनाव को लेकर क्या अब रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। चुनावी बिगुल बज चुका है, साफ तौर पर नजर आ रहा है और उसके बाद अब हम बात करें तो 2024 का जो चुनाव है वो कितना खास होने वाला है। बीते जो चुनाव हमने देखे 2014 और 2019 के बाद से अब की बार 2024 में, और कौन से मुद्दे अब की बार सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं? देखिए 2024 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। आमतौर पर जब मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही और उसके बाद हट गई तो विपक्ष को ये ऐसी अपेक्षा रहती है और थी कि 10 साल बाद हम इस सरकार को भी हटा पाएंगे। पर जो उनका सपना था एकता का, इन जो गठबंधन बनाया उसमें चुनाव से पूर्व ही जिस तरह का बिखराव हुआ उससे लोगों की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर, जो लोग सरकार के खिलाफ तटस्थ थे या विरोध का भाव भी रखते थे, उनमें एक निराशा का भाव पैदा हुआ और ये उम्मीद कि कोई एनडीए का विकल्प जो ये गठबंधन है ये बन सकता है, ये थोड़ा धूमिल पड़ी। बाकी चुनाव में नतीजे तो मतदाता तय करते हैं, पर आज जो माहौल है देश में वो ये वातावरण बना हुआ है कि जो एनडीए गठबंधन है वो उसकी एक तरह से लीड है, अहेड है, वो आगे चल रहा है और विपक्ष जो है वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो माहौल है उसमें अब देखिए, अभी बाकी दल तो चुनाव प्रचार में अभी अपने उम्मीदवारों का फैसला करना और चीजों में उलझे हुए हैं और प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे पिछले 15-20 दिन से लगातार जारी हैं। आज भी वो आंध्र प्रदेश में थे। आंध्र में बड़ा बदलाव ये हुआ कि वहां भाजपा को पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने तेलुगु देशम और जननायक पार्टी के साथ गठबंधन किया है और रूलिंग पार्टी जो वहां की वाईएसआर कांग्रेस है उसके प्रति लोगों में असंतोष है, उसकी पार्टी के नेता भी छोड़ रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस को, तो एक उम्मीद ये बंधी है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ आई, मुझे लगता है आंध्र प्रदेश इस बार क्योंकि एनडीए के दल ये 3 हो गए हैं और क्षेत्रीय दलों का अपना एक प्रभाव है, तो उसको देखते हुए इस बार आंध्र प्रदेश में भी भाजपा को एक अच्छी सफलता की संभावना है। और तेलंगाना में भी अब जो जैसे कांग्रेस की वहां सरकार है, लेकिन जो पिछली बीआरएस की सरकार थी उसमें बहुत ज्यादा हताशा, निराशा और उसके नेताओं में भी भगदड़ मची है। और जिस तरह की विधानसभा चुनाव में बीआरएस का एक तरह से पतन हुआ है उसको देखते हुए लग रहा है कि वहां भी मुकाबला अगर तेलंगाना में होगा तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा, ऐसे आसार बन रहे हैं। तो भाजपा दक्षिण में मुझे लगता है जो पिछला प्रदर्शन है 2019 का उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इसके आसार नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। रामकृपाल जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे यह समझना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो वैश्विक स्तर पर भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं, और जब दक्षिण भारत की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमने देखा है कि पहले से जो विकास के कार्य हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा होता है या कोई रैली होती है, बढ़ चढ़कर लोग वहां पर शामिल होते हैं। निश्चित रूप से देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी इस देश में हुआ है, मैं सिर्फ उसको आर्थिक रूप से नहीं कहता हूं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर मोर्चे पर आप वो अभूतपूर्व ढंग से रहा है। और आप में यही कारण है कि 2014 में जो सफलता मिली थी, तब तो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया था राष्ट्रीय स्तर पर, वो मुख्यमंत्री रहे जरूर, यानी लोगों का सिर्फ एक भरोसा था, काम नहीं देखा था। लेकिन 2014 से जब 2019 में बीजेपी ने और बड़ी लकीर खींची, यानी 2014 से ज्यादा सीटें मिली, तब ये कहा गया कि जो भरोसा 14 में जनता ने किया था उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं, वरना 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में नहीं मिलती। और इसी तरह से 2024 में बहुत ऐसे सारे काम हुए हैं जो 2019 तक नहीं हुए थे। आप देखिए, जैसे कोविड का एक उदाहरण ले लीजिए। कोविड के बाद क्या हुआ है, 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। और कई लोग जो है बात कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका जवाब मोदी जी ने लोकसभा में अभी जो अभिभाषण प्रस्ताव राष्ट्रपति का, उसका जवाब देते हुए बहुत साफ किया कि ऐसा नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को उनके पास अनाज नहीं है या वो खा नहीं सकते। हम इसलिए दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं नीडी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग पहले सारा काम इसीलिए करते थे कि 2 जून की रोटी जुटा सके। आज हम इससे उनको मुक्त कर रहे हैं। अब वो बाकी अपनी जरूरतें, अपने बच्चों के एजुकेशन, उनका मेडिकल, तमाम तरह की चीजें हैं। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हम नहीं चाहते कि जो तबका गरीबी से बाहर निकल आया है वो फिर एक किसी ऐसी घटना से, कोई घर में बीमार हो जाए या कुछ भी, तो वो फिर गरीबी में चला जाए। तो देखिए, मेरा जो कहना ये है कि 2014 से बेहतर 19, 19 से बेहतर 24 जी, इसका एक अनुमान तो लग गया है। दूसरी एक बात होगा, जो अभी आपने कहा कि वो पूरे दुनिया में लोकप्रिय है। अभी 2024 के संदर्भ में जो तमाम ओपिनियन पोल्स और ये सब आते हैं, उसको मैंने एक जगह देखा, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी जो 2-3 जगह आई है। एक सवाल पूछा गया था कि आप जो वोट देंगे किसके कैंडिडेट पर देंगे, कार्यक्रमों पर या किस पर। 85% लोगों ने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे जी। इसका मतलब है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। तो मैं एक बात 2014 से कह रहा हूं, 2014 में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक तरह से वो मोदी के नाम पे जनमत संग्रह था। 19 में भी मोदी के नाम पे जनमत संग्रह था और 24 में भी मोदी के नाम पे जनमत संग्रह है जी। और रही दक्षिण भारत की बात, तो आप देखिए 2000 पिछले इलेक्शन में दक्षिण भारत से तो कोई खास बीजेपी को मदद नहीं मिली थी, लेकिन उत्तर भारत में जो भी उनको सफलता मिली, उत्तर और मध्य भारत और पूर्व भारत में, वो आज की तारीख में इंटैक्ट है। प्लस साउथ में निश्चित तौर पर जो आज की रैली है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, टीडीपी से गठबंधन हुआ है, तो कर्नाटक में तो पिछली बार भी अच्छी खासी सीटें मिली थी जी, और कर्नाटक तो रिपीट करेगी। उसके अलावा देखिए तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु और केरल, मैं संख्या पर नहीं जाऊंगा जी, निश्चित तौर पर सीटों में वृद्धि होगी, क्योंकि जहां कुछ था ही नहीं, 0 थे केरल में, अगर 1 सीट 2 सीट भी मिलती है तो वृद्धि है। तो मेरा ये कहना है कि 303 से ऊपर बीजेपी अपने बूते जाएगी। मैं कोई फिगर वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही बात है, 14 से
बेहतर 19, जी। 19 से बेहतर 24, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और ऐसे में विपक्ष का रवैया भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार तैयारियां कर रहा है, चुनावी रैलियां कर रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी देखना होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो आने वाला समय है वो किस ओर इशारा करता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब अगली खबर का भी हम रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम से बेहद जुड़ी हुई है और साफ तौर पर जो विपक्ष है वो क्या कुछ कर रहा है और कांग्रेस का किस ओर जा रही है वो दिखा रही है। तो आइए आप अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। आज दक्षिण मुंबई में तेजपाल हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रही है। वहीं उन्होंने मुंबई में महात्मा गांधी के निवास मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन शिवाजी पार्क में रैली के समापन से हुआ। इस रैली में राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल हुए। और आइए देखते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह हुई जनसभा में क्या कहा। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा यह हमने आपको सुनवाया। आइए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और अब मैं रुख करूंगा अनिल बंसल जी का, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल बंसल जी, राहुल गांधी को हमने सुना, राहुल गांधी ने अपनी बातें यहां पर रखी और जिस तरह से मोहब्बत की बात उन्होंने एक बार फिर से यहां से दोहराई। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे अहम बात तो यह निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनके जरिए वो जनता तक जाएगी और जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस मुद्दे तो उन्होंने अपनी 5 बताए। युवा के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, महिलाओं करेंगे, वो मुद्दे अलग विषय है। सवाल ये है कि आज कांग्रेस की जो सांगठनिक हालत है वो इतनी खस्ता हाल में है कि वहां से नेताओं में भगदड़ मची हुई है। बिना संगठन के आपके मुद्दे कुछ भी हों, आप कितने भी तुर्रम खां हों, कोई भी राजनीतिक दल बिना संगठन के प्रभावी नहीं हो सकता, चुनाव नहीं जीत सकता। भाजपा का सबसे बड़ा अंतर और कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी होते हुए भी आज सांगठनिक स्तर पर बेहद लचर और कमजोर हालत में है, जबकि भाजपा बूथ स्तर तक उनका बहुत ही एक तरह से मजबूत प्रबंधन है और प्रभावी प्रबंधन है। तो जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे अपनी जगह है, मैं मानता हूं मुद्दों का भी अपना एक भूमिका है, पर मुद्दे क्या करेंगे? आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, आपका संगठन नहीं है, आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आपके लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आपके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपके लोग उसको डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये सबसे घोर निराशाजनक है और इसके कारण आपको आज हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में आपने सीटें ले ली समाजवादी पार्टी से, आपको प्रभावशाली और कद्दावर उम्मीदवार नहीं मिल रहे जो जीतने लायक हों। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मुकाबला करेंगे एनडीए गठबंधन का? ये जरा बहुत ही लचर स्थिति है, सोचने वाली बात है। और चूंकि 3 राज्यों में बुरी हार हुई है कांग्रेस की, उसके कारण वो जो उनका अपना गठबंधन है उसमें उसकी स्थिति कमजोर हुई है। बिल्कुल, और ये स्थिति लगातार नजर आ रही है। योगेश शीतल हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश का रुख कर लेते हैं। योगेश, साफ तौर पर वहां पर नजर आया राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कहती है आने वाली कार्यप्रणाली को देखते हुए? देखिए गौरव, इस वक्त हम दादर के शिवाजी पार्क के पास है, जहां पे राहुल गांधी की रैली जो है वो हो रही है। अभी तक स्टालिन और उमर अब्दुल्ला ने इस रैली को संबोधित किया है, अभी संबोधन जारी है। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे।
जहां तक आपने आज दिन भर की जो गतिविधि थी उसके बारे में बताया, मणि भवन गए, तमाम तरह के लोगों से मिले, अलग अलग बयानबाजी जो होती है वो हुई, लेकिन जिस तरीके का वातावरण अगर आप बात करिए महाराष्ट्र की राजनीति में, तो देखिए लास्ट मोमेंट मुझे याद है जो भी यहाँ पे इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे, अंतिम में कांग्रेस एनसीपी दोनों साथ में लड़ रही थी और फिर अंतिम समय में दोनों पार्टी अलग हुई थी, फिर अलग अलग चुनाव लड़े गए थे। ये चीज यहाँ पे हो चुका है, ये चीज बीजेपी शिवसेना में भी हो चुका है। इसीलिए अभी तक जब तक जो पूरा जो गठबंधन है, अगर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन की अगर बात करें, जब तक सीट शेयरिंग पे मुहर नहीं लग जाती तब तक सबसे पहली बात की कुछ कहा नहीं जा सकेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है। अगर आप देखें तो 29 तारीख को, 26 तारीख को अप्रैल और फिर उसके बाद 7 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख, इन 5 चरणों में यहाँ पे चुनाव है। पहले चरण में 5 सीटें, फिर उसके बाद 8 सीट हैं, फिर उसके बाद 11 सीट और फिर चौथे चरण में भी 11 सीट और अंतिम चरण में 13 सीटें। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप सीट का इक्वेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि विदर्भ और मराठवाड़ा जिसको लेकर इंडी गठबंधन को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बढ़त बनाई जा सकती है, क्योंकि मुंबई का जो पहले परिदृश्य, मुंबई में अभी भी जो अनडिवाइडेड शिवसेना है, जैसे अरविंद सावंत का आप उदाहरण ले लीजिए, वो यहाँ पे सांसद है। पहले तो यही देखना पड़ेगा कि वो सीट कौन सी आ रही है, क्योंकि जो 6 सीटें मुंबई की है, अगर आप 48 सीटों के अलावा सिर्फ मुंबई की सीटों की बात करें तो यहाँ पे मुकाबला काफी रोचक होगा। कुछ ऐसे यहाँ पे क्षेत्र है जहां पर शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है और ऐसे में आज जो सभा हो रही है जिसमें कि उद्धव ठाकरे भी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है, खुद कांग्रेस के जितने भी घाघ नेता है, आप जिनको कह सकते हैं कि एकदम मंजे हुए नेता है, वो जो वहां पे नेता है। सबसे पहले सीट शेयरिंग की बात आएगी, जो कि आज की रैली के बाद मुझे लगता है कल परसों में चीजें थोड़ी बहुत साफ होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि किनको सीट मिलती है। बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी दूसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें 20 कैंडिडेट जो है वो महाराष्ट्र के डिक्लेयर ऑलरेडी हुए हैं। लेकिन अभी आज जो रैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है जो अभी दादर में जहां पे रैली हो रही है, इस रैली में राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो बहुत कुछ तय कर देगा कि चुनाव का मूड किस तरीके से रहेगा मुंबई और महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका, तमाम जानकारियों पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ रामकृपाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो रामकृपाल जी, अब आपका रुख करता हूं और आपसे मेरा सवाल यह है कि जैसा कि हम देख रहे थे कि लगातार यहां पर जो रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अब इस वक्त अगर हम बात करें तो जो राहुल गांधी की छवि है, क्योंकि साफ तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो नजर आ रही है वो नेतृत्व की बात नजर आ रही है। इंडी गठबंधन लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग की बात जो अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, वो भी एक प्रबल बात यहां से निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बिखराव की स्थिति है वो क्या लगता है कि चुनाव तक या चुनाव के बाद तक अपने आप को समेट पाएगी? देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं तो वर्तमान को देख करके जो अभी तक स्थिति है उसका मूल्यांकन करके आपको बता सकता हूं। आज की तारीख में जैसा मैंने अभी कहा है कि सर्वे बता रहे हैं कि 85% लोग ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो वो मोदी को वोट देंगे, यानी बीजेपी को वोट देंगे, कमल को वोट देंगे। किसी भी लोकतंत्र में एक पार्टी बीजेपी है। पहला सवाल तो आता है कि मोदी के खिलाफ या कहिए बीजेपी के खिलाफ कौन। अब यह तय करना बीजेपी का काम तो नहीं है। ये जो अपोजिशन के लोग जो दावा करते थे कि 400 कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का सिंगल कैंडिडेट होगा 400 सीटों पर, ये तो वो बताएं ना कि भाई ठीक है आप कहां तक पहुंचे हैं, जहां से शुरू हुए थे आप कहां पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी का विकल्प क्या है। आज की तारीख में मैं अगर कहूं तो एक साहित्यकार की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जीवन कितना आसान होता है जब विकल्प नहीं होता। राजनीति में अगर विकल्प नहीं कोई दिख रहा है तो ये मतदाता के लिए भी बहुत आसान होगा। और मोदी के का विकल्प कौन हो सकता है, ये इंडिया गठबंधन को तय करना है। हो सकता है कल तक तय कर ले, लेकिन आज की तारीख में वो लोग, उनके जो बड़े नेता हैं वो कोई भी नहीं। मैंने तो एक सुना था, खड़गे जी का नाम लिया था, ममता और नीतीश ने उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन ममता और नीतीश तो खुद ही से किनारा करते हुए नजर आए। जी, ममता और केजरीवाल ने खड़गे का नाम प्रपोज किया था आखिरी मीटिंग में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सवाल इस बात का है कि आखिर मोदी के खिलाफ कौन। चलिए, अगर आप व्यक्ति न बता सकें
पार्टी बता दे, क्योंकि आज तक बताऊं, आजादी से लेकर के आज तक 5 साल कोई भी सरकार तभी चली है जब उसका प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का है या भाजपा का है। इसके अलावा अगर कोई प्रयोग हुआ है, मोरारजी देसाई 2.5 साल था, उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं वो 1 साल भी नहीं चले। तो जनता इस देश में ये देख रही है, अगर यही कहते कि कांग्रेस पार्टी की छतरी के नीचे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो भी एक संभावना बनती है। बिल्कुल, कोशिश उनकी तरफ से वो जारी है, लेकिन जो धरातल पर है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। और ये अचानक से एक्टिव होने की बात जी राहुल गांधी की नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से वो यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में है, लेकिन जनता के बीच वो क्या लेकर जाएंगे ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छवि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो सबसे ऊपर बनी हुई है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, वक्त इन बार रही है। साथ ही अन्य पार्टियों के भी अपने अपने वादे और दावे हैं। क्या है सियासी हलचल का मिजाज, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में राजनीतिक हलचल तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी है। चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए सभी दल तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में मजबूत दावेदारी सामने रखते हुए भाजपा अपने अभियान को धार दे रही है। आम चुनाव में अच्छे नतीजों का विश्वास जताते हुए पार्टी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर विधानसभा चुनाव में किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में है तो बदलाव आएंगे, मैं कोई बदलाव नहीं है। जैसा पीआरएस पार्टी केसीआर परिवार लूटा था, अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी लूट रही है। वहीं केरल में भाजपा कांग्रेस और वामपंथी दलों दोनों के सफाई की बात कह रही है। पार्टी का कहना है कि देश के विकास के लिए केरल इस बार पीएम मोदी को वोट देने का मन बना चुका है। इन वेस्ट बंगाल कांग्रेस रूल्ड फॉर 30 years, communists ruled for 30 years, and now what is their MLA's strength? 0. Congress 0 MLAs, CPM 0 MLAs. This day is far not away in Kerala also, because people want peace, progress, prosperity. कर्नाटक में भी भाजपा पूरे जोश में दिखाई दे रही है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से लोकसभा के लिए फिर से दांव ठोक रहे तेजस्वी सूर्या का कहना है कि देश पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए बेसब्री से मतदान का इंतजार कर रहा है। The whole of the country is eagerly looking forward to vote Prime Minister Narendra Modi again for a record 3rd term as the country's Prime Minister. I am confident that in all the 3 seats of Bengaluru city, the BJP will outperform its previous margins and win all the 3 Lok Sabha seats with a historic margin this time. वहीं कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में लगी है। पार्टी ने जल्दी ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हर एक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल है तो कई राज्यों में इनके साथ होने वाले विधानसभा चुनाव की भी गहमागहमी है। ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की 6ठी जीत की आशा जताई है। 24 साल हो गया बीजू जनता दल उड़ीसा में सरकार में है और नवीन बाबू के नेतृत्व में हमारा सरकार चल रहा है। वो 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 6th टाइम 6ठा बार वो बनने जा रहा है, ये उम्मीद हम लोग करते हैं और हमें विश्वास भी है कि 6ठा बार नवीन बाबू जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम धामी ने दावा किया कि भाजपा उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत
उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। इंडी गठबंधन के लिए महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आई। वहां उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के विधान परिषद सदस्य आमश्या पदवी ने शिवसेना का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उधर तेलंगाना में बीआरएस के कुछ नेता कांग्रेस में आ गए। बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। और सियासी हलकों में सीटों को लेकर रस्साकसी का दौर तो हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। और वो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली। ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की पैनी नजर रही है, लेकिन कांग्रेस ने जितनी भी सूची अब तक जारी की है उसमें अमेठी और रायबरेली से किसी गांधी परिवार के सदस्य के नाम का ऐलान नहीं किया है। क्या है इसके सियासी मायने, आइए जानते हैं। जिन लोकसभा क्षेत्रों से दादा, दादी, चाचा, पिताजी और माताजी सांसद रहे हों, वहां अब गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। इस बात की खबरें तेजी से सार्वजनिक विमर्श में तैर रही हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा में से कोई भी अमेठी या रायबरेली से प्रत्याशी नहीं होने जा रहा है। इस संभावना को इसलिए भी पुख्ता माना जा रहा है क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने जितनी भी सूची जारी की उसमें अमेठी या रायबरेली से किसी गांधी परिवार के सदस्य के नाम का ऐलान नहीं किया गया, जबकि पार्टी की पहली सूची में ही राहुल गांधी का नाम केरल की वायनाड सीट से घोषित कर दिया गया था। ऐसी चर्चा थी कि प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से घोषित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका भी कोई नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिससे अब बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। गांधी परिवार की राजनीति परिवार पे सिमट कर रह गई है। जनता के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। आम जनता के मुद्दों के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है और केवल परिवार को बचाओ, परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाओ, यही काम है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से जिस तरह से गांधी परिवार भागने का प्रयास कर रहा है, ये दर्शाता है कि यह जनता की राजनीति नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी लोकसभा संसदीय सीट से राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं 2019 के चुनाव में वो भाजपा की स्मृति ईरानी से 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। इसके बाद ये माना गया कि गांधी परिवार का दबदबा इस क्षेत्र से खत्म हो गया है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि राहुल गांधी का नाम वायनाड से तो घोषित किया गया, लेकिन अमेठी से उनका नाम गायब है। बात करें रायबरेली लोकसभा सीट की, तो यहाँ से पिछला लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी लड़ी थीं और उन्होंने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को मात दी थी। वो यहाँ से 2004, 2009, 2014 और 2019 से लगातार सांसद रहीं, लेकिन इस बार उनके राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद से ये तय माना जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। यहाँ से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर भी कोई ठोस खबर सामने नहीं आई है और न ही उनका नाम अब तक जारी किसी सूची में शामिल है। ये लोग कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से पैतृक स्थानों से जहाँ से ये हरदम लड़ते आए हैं वहां से डर के बाहर निकलना चाहते हैं। अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि इन्होंने इतने वर्ष वहां की जनता को मूर्ख बनाया और उनके हित में कोई भी काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी और रायबरेली की सीटों पर अभी तक नामों का ऐलान न करना ये बताता है कि जो गांधी परिवार का गढ़ था वहां अब उनका किला ढह चुका है। इसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन 2 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। 2019 में राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, तो रायबरेली में सोनिया गांधी का जीत का अंतर काफी ज्यादा कम रह गया था। और इन पिछले 5 सालों में गांधी परिवार की दूरी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से काफी ज्यादा बनी रही।
इसी कारण सूत्र बता रहे हैं कि गांधी परिवार को यहां से चुनाव लड़ने में भय सता रहा है, डर सता रहा है। अब ये तो समय ही बताएगा इस बार कि रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार का कोई सदस्य खड़ा होगा या नहीं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान न होने के कारण ढेर सारे संदेश जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव की सभी खबरों, सभी राजनीतिक दलों के अपडेट और सभी उम्मीदवारों की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आज इंडिया न्यूज।